section भी अपना question number second. After operating the electrolytic cell for some times, if anode is removed, then what will happen? थोड़ी देर बाद अगर एनोड निकले वो इलेक्ट्रॉन भेजना बंद कर देगा, है ना? तो फिर आयन विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली, ये ज्यादा अच्छा लग रहा। कैपेसिटर तो बनेगा नहीं, वो तो नहीं बन सकता। क्योंकि तुमने क्या किया, उसका एक डायरेक्शन था, मतलब वो क्या कर रहा था, एनायन को अट्रैक्ट कर रहा था, कैटायन को रिपेल कर रहा था, तो सारे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तुमने एनोड ही हटा दिया वहां से, रैंडमली दौड़ने लग गए। करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो फॉर सम टाइम। कैथोड रॉड विल स्टार्ट वर्किंग एज बोथ एनोड कैथोड। ऐसा कैसे करोगे? चार्ज दोनों लेके थोड़ा ना बैठा हुआ वो, है ना? ठीक। सर पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 60। हाँ, ई नॉट की वैल्यू दी है mg2 प्लस से mg, Zn2 प्लस से Zn, Fe2 प्लस से Fe रेस्पेक्टिवली हैं, लेकिन ये यस सर। तो सम्मान के साथ बताओ फिर ये सब क्या है? कहते हैं तीनों रिडक्शन है, तीनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तीनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो सबसे बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है वो हो गया अपना कैथोड परमानेंटली। यस सर। अब बाकी को नाउ एनोड, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, है ना? यस सर। तो जिसका बड़ा रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैथोड का काम ही करेगा, उसका रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो करेक्ट क्या है। Mg2 प्लस क्या ऑक्सीडाइज कर सकता है Fe को? नहीं। Zn ऑक्सीडाइज कर सकता है फिर 2 प्लस को? नहीं कर सकता। तो फिर Zn रिड्यूस कर सकता है Mg2 प्लस को? सर ये रिड्यूस वाला समझ नहीं आ रहा। Mg अपने को रिड्यूस करा लेगा क्या Zn की प्रेजेंस में? नहीं कराएगा। अरे ठीक क्यों है नहीं कराएगा? 2.37 है उसका माइनस में। सर, वो रिडक्शन उसका बेटर है, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, तो वो रिड्यूस क्यों कराएगा? ये रिडक्शन पोटेंशियल हैं सारे। यस सर। सबसे छोटी हाँ उसकी वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए वो नहीं कराएगा। नहीं कराएगा। Zn रिड्यूसेस Fe2 प्लस। हाँ वो करा लेगा। ठीक है फिर हो गया। यस सर। और बोलो। नेक्स्ट पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 13। झलक तुमने जो है वो माइक तो अनम्यूट किया लेकिन कुछ बोला नहीं। पेज 46 का क्वेश्चन नंबर 13। 46 से पहले कोई किसी महारथी नहीं है जो कह रहा है कि हाँ क्वेश्चन है? सर 11th इसी पेज पर। इसी पेज पे 46 पे 11th। If Zn2 plus oblique Zn electrode is diluted 1000 times, then the change in electrode potential is। भाई पीछे कॉपर वाला हमने डाइल्यूट किया था रितेश एक्सरसाइज में। यस सर किया। बताना जरा क्या किया था हमने। Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस है कि Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn है Zn, तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log base 10 Zn अपॉन Zn2 प्लस, मतलब 1/1 एक बार और एक बार 1/1000। तो जब इसको 1/1000 करोगे तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा। यस सर आगे तो कर लेंगे। ठीक है
ठीक है भाई, आगे बोलो। लेवल 13 टू क्वेश्चन। में है। अच्छा, 13th क्वेश्चन। The electrode potential of hydrogen electrode is when H3O plus ion concentration is 10 to the power minus 5। रितेश, मुझे pH बता सकते हो क्या? 10 to the power minus 5 मोलर H plus का pH क्या होगा? 5। 5 होगा जैस्मिन। अगर pH पता है तो भैया फिर EMF ऑफ द सेल बताने में क्या दिक्कत है? हो जाएगा सर। नहीं, पहले फॉर्मूला बताओ, रिलेशन बताओ। माइनस 0.0591 इंटू pH। कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है सर। और बोलो। भाई लेवल 1 में कोई और है? लेवल 2 में 15। चलो आ जाते हैं लेवल 2 में फिर। लेवल, हाँ लेवल 2 में ना, मतलब क्वेश्चन से पहले ये जो थ्योरी कंटेंट बिल्डर वगैरह लिखा था, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, बताना जरा क्या लिखा। कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंस नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसपेरेंस नंबर और ट्रांसपेरेंस कहाँ है यार, ट्रांसपोर्ट ही होगा। लिखा हुआ है, पेज नंबर है 48 पे, ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसपेरेंस नंबर। हाँ, NANC 48 पे। नीचे देखो, हाँ, फॉर्मूला ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसपेरेंस नंबर। कहाँ पे फॉर्मूले में? करंट कैरिड बाय कैटायन, टोटल करंट कैरिड। The fraction of current carried by an ion is termed as, द, कौन सी लाइन पढ़ रहा है यार? सर जो फॉर्मूला है उसके ऊपर वाली सेकंड। The fraction of the current carried by an ion is termed as transport number or transference number if Na and Nc are the transport number of anion and cation respectively then। तो एक कैटायन या एक एनायन ने आपका कितना चार्ज कैरी कराया, टोटल चार्ज में से कितना पार्ट वो पार्टिसिपेट करा रहा है। आवाज नहीं आई द्वारिका। वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, आवाज मेरी वजह से कट रही है तुम्हारी वजह से? मेरी आवाज आ रही सभी को? आपकी समझ गए कि कितना है। फिर तुम्हारा द्वारिका जो है नेट गड़बड़ कर रहा। मैं करता हूँ। हाँ भाई, अब एकदम साफ आई थी, बोलो। हाँ जी, कहाँ आ जाए? पेज नंबर 57। लेवल 2 में कौन सा पेज? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है EMF ऑफ Ni एंड Ni2 प्लस। Ni और Ni2 प्लस है एनोड में, और कैथोड के पार्ट पे है Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। अब साहब एडिंग अमोनिया इन द राइट हाफ सेल, इसमें अगर अमोनिया डाल दोगे तो साहब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये सब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। हाँ, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दो। डायमेथल ग्लाइऑक्साइम इनटू द हाफ सेल डाल दो, NiDMG बन जाएगा।
चेंजिंग द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट बदल दो। भाई क्या करना क्या है, सेल ईएमएफ बढ़ाना है। ईएमएफ इससे क्या होगा, ऐसा करने से ईएमएफ घटेगा, ऐसा करने से भी ईएमएफ घटेगा, इससे घटे, ऐसा करने से ईएमएफ बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा। क्योंकि आपने कंसंट्रेशन ऑफ एनोड घटा दिया। एनोड का कंसंट्रेशन घटाने से ईएमएफ बढ़ता था और कैथोड का कंसंट्रेशन बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ता था। E directly ओके सर। proportional to concentration of cathode as well as inversely proportional to the concentration of anode. और ये नस्ट की थ्योरी थी, नरनेस्ट थी। ये NIDMG, ये जो है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा डाई मेथाइल ग्लाइऑक्साइम। ये अभी थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ाने दो फिर आएगा। ओके सर। ऑर्गेनिक क्या, तुम इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही मुझे मिलवा देना इससे, है ना। यस सर। थोड़ा सुनने के इच्छुक हो तो सुना देते हैं। ये सुना दो। कीटोन था, कीटोन था। कीटोन की अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो मैकेनिज्म में नहीं जाता, रिजल्टेंट कट पेस्ट से अगर बताऊं तो इस कंपाउंड को ऑक्साइम्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। और एक वर्ड हमने सीखा था कि एडजेसेंट कार्बन से अगर दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे ग्लाई, लाइक ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सल, है ना। यस सर। तो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होंगे तो ग्लाई वर्ड आता था। तो ये ग्लाई क्या है, ऑक्साइम है। और दो मेथिल सर। लगे हुए हैं बाकी दोनों पोजीशन पे, इसलिए इसको डाई मेथिल ग्लाइऑक्साइम कहते हैं। ठीक है, यस सर, आगे समझ। इसका जो नाइट्रोजन होता है वही अपना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एज अ बेस काम करता है और मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। हो गया, यस सर। चलें आगे। सर पिछले पेज पर एक क्वेश्चन है। हाँ, पिछले पेज 7th पे तो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। सर 7th। 7th डाउट है, यस सर। फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ी समझाओ, रीड तो मैं भी कर लेता हूँ। सर। उसने वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई है तो जिसमें फिर रिएक्शन बताओ। H2O, हम्म H2H प्लस OH अरे लेंदी पाथ से मत ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे इस रिएक्शन में? सर 1 मोल। ध्यान से। देखा? 2 मोल। तो इसमें 2 मोल लगे तो जब आप 4 मोल भेजोगे तो क्या होगा भाई, इसका 2 टाइम्स कर देता हूं, है ना। यस सर। फिर क्या जानना चाहते हो? सर टोटल वॉल्यूम निकालना है गैसेस का। तो कितनी गैस बन गई भाई? 2 मोल 1 मोल। और 1 मोल, टोटल 3 मोल।
3 into 67.2 लीटर 2 लीटर। आराम से हड़बड़ी में नहीं। हाँ नेक्स्ट। जो होता है फ्लोरीन, उसको कोई भी नहीं खा सकता ऑक्सीडाइज। अच्छा, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट तुम ले आए क्या जो उससे अगर ज्यादा पावरफुल है? मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं बना सकते हम, प्रेशर टेम्परेचर कुछ करें। हम तो नहीं कह रहे कि बनेगा। ओके सर। और बताओ। सर सेक्शन बी का लेवल 2 का ही 8th क्वेश्चन। सेक्शन बी का लेवल 2 का 8th क्वेश्चन। कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below। भाई तो एक बात बताओ कि इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होगा? जब वो ऑक्सीजन से प्लस में जा सकती है और माइनस के अंदर भी जा सकती है। एकदम सही है। तो ऐसा तो तब हो सकता है जब उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्पॉन्टेनियस हो, लगभग आसपास हो स्पॉन्टेनिटी के लिए। यस सर। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की ईएमएफ बता दो मुझे कि कितने आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं। इसका आंसर तो ये आ जाएगा HBRO, पर इसके अंदर BRO3 है, वो भी तो याद कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसकी मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रिएक्शंस के लिए जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। मतलब जा ही नहीं सकता। एक डायरेक्शन में जाएगा, जो ज्यादा बड़ा होगा उधर ही उसको करके ले जाएगा, वो पुश करके ओके सर। दूसरे वाले को जाने ही नहीं देगा। अगर हम इसके सामने कुछ और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वो रखें स्पीशीज, तो वो तो मतलब करा सकते हैं फिर इसका। बिल्कुल करा सकती है एकदम। मतलब ज्यादा जो वो अच्छा आंसर है वो तो HBRO ही है। बिल्कुल एकदम सही। ओके सर। और लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं भाई? सॉल्व नहीं करके आए क्या? हो इससे गया। अगले पेज पे इससे नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसका जो 12th क्वेश्चन है, इसके अंदर हम जो n फैक्टर 2 लेंगे ना 2। During the electrolysis of molten sodium chloride, the time required to produce 0.1 mole of chlorine gas, बिल्कुल 2 लेंगे, Cl2 है। यस सर, ठीक है, ये पूछ। हाँ, Cl2 का n फैक्टर 2 हुआ। क्वेश्चन 15। The pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water। भाई कौन बता रहा? जो लोग कह रहे हैं कि हो गए तो वो बताएंगे। हाँ जी, मैं बताने को तैयार। आ जाओ फिर, जल्दी चालू हो जाओ। सर हमारे को इसने बोला प्रेशर बताना है हाइड्रोजन गैस का, अगर हमें पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन 0 बताना है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे 2H प्लस गिव्स H2। लिख दिया। और हमें ये पता है कि इसका E0 0 होता है SHE। तो इसके बाद हम नर्स इक्वेशन लिखेंगे, पहले लिखने लग गया। लिख, आप ही बोल रहे हैं, मैं लिखे जा रहा हूँ बस। और इसने हमें बोला है कि हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 करना है, मतलब E भी हमारा 0 है। बस यहाँ से मुझे ये सारी टर्म्स उधर जाके साथ होंगी। और H यहाँ पे सबसे बड़ी बात है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, उसने लिखा हुआ है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में हमें पता है 10⁻⁻⁷ होती है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है। तो बस इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से H2 का प्रेशर आ जाएगा। सॉल्व करा ही दो फिर। ये 0 हो गया, log बेस 10 H2 अपॉन H प्लस सिर्फ 0 रह जाएगा। log बेस 10 H2 बाय H प्लस का H2 स्क्वायर, बाय H प्लस का स्क्वायर। ये सारा कुछ 0 रह जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? ये उधर ले जाएंगे ना, मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे इसको। अच्छा,
एंटी लॉग 1 होता है, हाँ तो फिर यहाँ से H2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी H प्लस का स्क्वायर, तो मतलब 10⁻⁻7 का स्क्वायर 10⁻⁻14। क्या कहते हो भाई, समझ गए? सर आगे ये लास्ट वाली कैलकुलेशन है वो दोबारा बताना, 0 = log 10 आगे क्या किया? आगे तो भाई मैथमेटिक्स है, तुम बताओ मुझे। प्रिंस हाँ जी, मैथ है वो, तो तुम बताओ कैसे सॉल्व करना है। ये log 10 के बाद है ना पूरा H2/H+, तो हम हाँ? इसको दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? इसको दोनों को हम कैसे जाने ऐसे अलग कर सकते हैं, तुम बताओ। मैं तो एक काम कर सकता हूँ इसको, log base 10 H2 माइनस log base 10 H प्लस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ जी, फिर इसको उधर भी भेज सकता हूँ, लेफ्ट से राइट में। फिर तो एंटी लॉग हो गए, log 10 कट ही जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बात थी, गुड। और बोलो। सर अगले पेज में क्वेश्चन 30। अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 30, यस सर। ये कौन बताएगा? द्वारिका को छोड़ के आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा? क्यों, नाराज हैं क्या? पेज नंबर बताना। पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 30। बताओ भाई, जल्दी चालू हो जाओ फटाफट। कंडक्टेंस हमारी कब बढ़ती है? वो तो जो मोबिलिटी बढ़ती है आयंस की, तो उसी वजह से बढ़ती है। अच्छा ठीक है, बस हो गया। क्या हो गया कि तुम ही समझे, तुम ही समझाए, हम तो कुछ नहीं समझ पाए। जितनी तेज वो हमारा कंडक्ट आयंस मूव करेंगे, हम्म उतनी जल्दी तो हमारी कंडक्टेंस होगी और उतनी कंडक्टेंस बढ़ेगी। हम्म तो अगर उनकी मोबिलिटी बढ़ा देंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से बराबर बढ़ेगी। अच्छा तो पहले कुछ फार्मूला भी बताओ यार। नंबर ऑफ ऐसे, आयंस हैं वो भी तो बढ़े हाँ नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेंगे। इक्वल टू k into लेमडा इक्यू, हाँ इक्वल टू के इंटू, 1000 में नॉर्मेलिटी। ना 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 ना। अच्छा 1000 बाय नॉर्मेलिटी से बात कर रहे हो, चलो फिर। नॉर्मेलिटी हमारा इक्विवेलेंट मास होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो ज्यादा आएंगे। क्या? अरे भैया ये V था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सीधा डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पे, है ना? जी, तो बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। जी, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ेगा। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी, इंक्रीज इन बोथ होगा, 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डाइल्यूशन, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। जी, जी तो फिर मुझे तीसरा भी ठीक लग रहा, पहला भी ठीक लग रहा, चौथा भी सर ठीक ही नंबर लग ऑफ रहा, बट चौथा भी ठीक ही क्वेश्चन लग में रहा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। सर नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे, क्यों क्योंकि वो ना तो क्रिएट होंगे और ना डिस्ट्रॉय होंगे। भैया? नंबर ऑफ आयन, टोटल आयन आयन के फॉर्म में रहना रितेश, ऐसा नहीं है वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा क्रिस्टल के फॉर्म में, तो हम उसको आयन नहीं मानेंगे।
यस सर। इसमें हम्म। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी हुई है, तो तो किसी एक पॉइंट पे जाके तो डिसोसिएशन तो उसकी मतलब 100% हो जाएगी ना, उसके बाद आयंस तो और बढ़ेंगे नहीं। हाँ, अगर हम उसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं फिर तो मोबिलिटी बढ़ेगी, तभी वो होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये बात थोड़ी समझ में आती है। अगर यहाँ पे मतलब वीक पूछता तो वीक तो मतलब पहले तो कम आयना वो होएगा डिसोशिएट, उसके बाद मतलब उसमें तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ सकते हैं। हमने उस ग्राफ से भी यही देखा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला थोड़ा वो आ रहा था, मतलब स्लोली मतलब डिक्रीज हो रहा था, और जो वीक वाला था चीपली डिक्रीज हो रहा था एकदम से। तो मतलब इसमें से सही आंसर बस फर्स्ट है। जी। ठीक, ये तो मान लिया भाई। अर्जुन समझ में आया? तो उसने भी तो कहा नहीं कि हम ये वीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर अरे इनफाइनाइट। लिखा है यार, ऑफ a strong electrolyte with dilute is mainly due ठीक है under यस सर, ठीक है हाइलाइटर मारो उस पे, अंडरलाइन करो। यस सर। और भाई 26 क्वेश्चन में एन फैक्टर बताना। 26 में n फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बताइए जरा। 3 इंटू 2। इस पे +3, इस पे 0, 3 into 2 equal to 6 6 2 for 1 mole, हाँ जी। 6 for 1 mole। बट आपने न्यूमेरिकल में कितने दिए, 2/3। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? ठीक है। और कौन सा? 28 28 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 प्लस SN2 प्लस कपल इज 0.15। ये तो वैसे ही लग रहा है आयरन जैसा, जैसा भी सॉल्व किया था। आंसर गलत आ रहा था। एनोड और कैथोड निकाल के आइडेंटिफाई कर लो पहले कौन कौन है। एंड दैट फॉर द क्रोमियम कपल इज इतना। तो भाई दोनों क्या है, रिडक्शन है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पहले वाले का बड़ा है, उसका रिडक्शन करा दिया, दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दिया। आप एक काम करो ना, इस सारे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं। सारे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं दोनों। जी। 28 पूछ रहा, 28 28। These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be। तो अब क्या करूं, कैथोड माइनस एनोड कर देता हूं। कैथोड हो जाएगा SN वाला और एनोड हो जाएगा Cr क्रोमियम वाला। तो जब माइनस करोगे तो ये दोनों सम हो जाएंगे। एन फैक्टर है वो तो 6 आएगा ना। एन फैक्टर तो 6 आएगा, लेकिन उससे यहाँ मेरा काम क्या है? वो तो वो डेल्टा T में यूज होता वो है। तो डेल्टा जी में यूज होता है। पानी चाहिए, पानी। चाय क्लास के बाद 5:30 बजे। पानी की बोतल दोनों खाली है। हाँ हाँ जी, उसका यहाँ कोई काम ही नहीं मेरे पास। इसमें वैसे करके देख रहा था कि डेल्टा जी नॉट वाले मेथड थे, उससे आंसर गलत आ गया था। नहीं नहीं नहीं, वहां से कैसे लाओगे? पहले तो ई नॉट तो तुम ही बताओगे रिएक्शन से, वो तो डेल्टा जी तो है ही नहीं कहीं यहाँ पे। यस सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। ठीक 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 ठीक। अब कौन सा नेक्स्ट, कौन? क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, an electrochemical cell is set up as PtH2 1 atm HCl 0.1 molar CH3COH 0.1 molar H2 Pt। EMF of the cell will not be 0 because क्योंकि CH3COH weak acid है, HCl strong acid है। उन दोनों का पीएच सेम नहीं होगा। दोनों का पीएच सेम नहीं होगा, दोनों का आयनाइजेशन सेम नहीं होगा, दोनों का अल्फा सेम नहीं होगा, इसलिए वो ओके सर। 0। HCl ज्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा, CH3COH कम H प्लस प्रोड्यूस करेगा। अगर इसे हम इनफिनिट रेजोल्यूशन में पूछते तो फिर पीएच सेम आता ना। बिल्कुल।
अच्छा, पीएच कैसे सेम आता है? एक H एक प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, एक में तुम 10 लीटर पानी डालोगे, एक में 1 लीटर डालोगे, दोनों सेम आ जाएगा। पीएच की बात तो वो लोग माइनस लोग H प्लस से होता है ना, अच्छा अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, अच्छा अच्छा जी। अगर हम उसे एक ही उसमें रखें सॉल्यूशन में अब दोनों, बात मत घुमाओ तुम। नहीं वो तो अगर एक सॉल्यूशन रखेंगे तो सेम आ जाएगा। समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। चलो भाई, अगला बोलो जल्दी। इसीलिए सबसे कहता हूँ भाई, सब मौन व्रत में मत बैठा करो, बोलोगे तो यही गलती होगी, यही पकड़े जाओगे, फिर कॉपी पे लिखोगे, तब मजा आएगा। तब देखो कैसे डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन 56। 56 तो नेक्स्ट पेज पे है। बताओ भाई, 56 अब कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। सर पहले रिएक्शंस लिख लो। अच्छा, C2Cu प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस Cu, एक रिएक्शन तो ये मिल गई मुझे। ये क्या है, टारगेट ये है? हाँ जी, अच्छा, ये ये टारगेट टारगेट रिएक्शन ये है, तो गिवन हो गई मेरी Cu2 है। प्लस गिव्स Cu, हाँ 2 जी। इलेक्ट्रॉन, और एक है मेरी Cu2 प्लस गिव्स Cu प्लस। अब बोलिए साहब, क्या करूं फर्स्ट और सेकंड में कि टारगेट अचीव हो जाए, पहले तो यही बताओ। सेकंड को उल्टी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो बस। सेकंड को रिवर्स कर दूं, ये कह रहे हो? हाँ, सेकंड को रिवर्स करूंगा तो Cu प्लस से Cu2 प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको डबल 2 से करना। मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, तो 2 2 2 कर दिया। अब फर्स्ट में ऐड करने को बोल रहे हो आप, चलो वो भी कर दिया। तो Cu से एक Cu2 प्लस कट गया, 2 Cu प्लस गिव Cu2 प्लस प्लस Cu आ गया, वहां से माइनस NFe, 2 इलेक्ट्रॉन इससे कट गए। यही हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है। बस अब यही रिक्वायर्ड रिएक्शन थी। डेल्टा E जी। नॉट निकाल लो डेल्टा जी वाले से, बताते जाओ, माइनस NFe, रुक जाओ जरा। हाँ, डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल टू, हाँ, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, तो डेल्टा जी नॉट 1 कितना आ गया? हमने एक को रिवर्स भी करा है, अच्छा, बाद में आपको करा दो। डेल्टा जी में उसका क्या करना? माइनस NFe, माइनस पहले वो लिख लो प्लस वाली इक्वेशन, ऊपर वाली के लिए NFE बताओ। -2 इंटू F इंटू -2 इंटू F इंटू 0.34, 0.34 गिवन है। अच्छा, और दूसरी वाली में लेकिन साइन पलट लिया कि अभी वैसे ही रख दिया? आपने उल्टा लिख दिया, ये नीचे वाली के लिए है, अच्छा, ऊपर वाली के लिए माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस 1 1 क्यों? N, अच्छा, n में 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे? ठीक है तो ये आ जाएगा। हम्म, 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 हम्म। तुम बताओ, तुम मेरे कहने पे मत चलो, मैं तो कुछ भी बोलूंगा। नहीं वो N तो हमारा वो होता है ना कि जो बैलेंस इक्वेशन में आता है, तो बैलेंस इक्वेशन में तो हमारा 1 ही आ रहा है। तुम कंफ्यूज हो गए, तुम या तो क्लियर कट हो रहा, तो मुझे थोड़ी देर बाद बताओ लिख पढ़ के। और कोई महारत थी है? एक को तो मैंने फंसा दिया।
और है कोई कॉन्फिडेंट इस बात पे? जल्दी बोलो। टू लिखूं 1 लिखूं? क्या आएगा? हैं? 2 ही आएगा। अच्छा चलो 2f इंटू 0.15 0.15 बस नीचे हमारा -2f माइनस 2f 0.34 0.34 हाँ सबसे नीचे वाले में हाँ -1 1 f e हमारा यहाँ से निकलना है, e निकालना है। हाँ चलो वैल्यू पुट करो E03 इक्वल टू E02 प्लस E01 E0। अरे पहले डेल्टा जी तो पहले वैल्यू तो पुट करो। हाँ तो क्या बताओ कितना रखें। पहले f से तो सारे काट दो हाँ और कट गए। -f E03 हाँ इज इक्वल टू माइनस E03 इज इक्वल टू -2 इंटू 0.34 प्लस 2 इंटू 0.15 माइनस हटा दो। E03 इज इक्वल टू ये 0.3 वाला माइनस में आ जाएगा 0.68 माइनस 0.3 0.38 भाई आंसर आया क्या? यस सर एन फैक्टर 2 रख दिया था थर्ड इक्वेशन में। अच्छा ये यहाँ तो दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन ही तो गया यहाँ। ये मतलब गलत कर दिया बस। ठीक 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 ठीक। तो प्रिंस क्या समझ में आया? ऊपर 2 रखा क्यों मैंने, 1 क्यों नहीं रखा? बैलेंस इक्वेशन में 2 है हमारा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में टोटल कोफिशिएंट के साथ देखते हैं ना कि जी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, उन्हीं को n की वैल्यू में पुट करते हैं। ठीक, ऐसा नोटेशन लिख दें क्या कॉपी पे? हम जी लिख दीजिए फिर। एकदम बढ़िया काम किया आपने। हाँ जी, और कौन? भाई एक जो ने आंसर में थे, हाँ एक मेरा क्वेश्चन था इन टेक्स्ट में कि सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। हाँ क्या करूँ उसमें? वो ले लो इलेक्ट्रोलिटिकली आप तो ना कॉपर को भी निकाल सकते हो, हम्म निकल को भी ले सकते हो, सिल्वर को भी ले सकते हो। उन्हीं का इलेक्ट्रोड लगाओ, उन्हीं को निकाल लो। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि बाकियों को क्यों नहीं ले सकते और इन्हीं को क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इन्हीं का अगर हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो ये अपना जो है अटैकिंग इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। दे एक्ट एज अटैकिंग इलेक्ट्रोड, अच्छा। मतलब खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपने इम्प्योर प्लेट से हाँ और चलो तो सॉल्यूशन से खुद ही जाके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये तो मेरे को कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा, बाकी करूँ। अगर एक्सट्रैक्ट आउट करने की बात कर रहे हो मतलब कहाँ से, तो कहते हैं मॉल्टेन हैलाइड्स ले आए और वहां से जो है मेटल को निकालना था, तो फिर एल्कली मेटल्स आ जाएंगे। ठीक है। 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट दे दो जरा।
हाँ जी साहब। 66 एक मिनट, अगर प्यूरिफिकेशन करा रहे हैं तो क्या करेंगे द्वारिका? फिर तो कॉपर निकल और सिल्वर की बात करेंगे कि सेम इलेक्ट्रोड लगा करके, ठीक है। और अगर आप हाँ जी। एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि हम किन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन उनके कंपाउंड से डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी। तो वो एल्कली मेटल्स होते हैं जिनको हम उनके हैलाइड से डायरेक्ट मॉल्टेन स्टेट की इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। वैसे ये सब हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे ना? वहीं का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, और क्या, दोनों स्टेटमेंट वहीं के। और ये जो आपने अटैकिंग इलेक्ट्रोड वाली बात करी, इसमें हाँ, की बात क्या है, बाकी एलिमेंट्स को भी करना चाहिए? नहीं, ये उनके अपने जो कंपाउंड्स हैं उनकी अपनी कोवेलेंट और आयनिक नेचर पे डिपेंडेंट है कि भाई उनको कितनी एनर्जी चाहिए और इनको विड्रॉ करने के लिए अपने मेटालिक स्टेट से सॉल्यूशन में ले जाने के लिए कितनी चाहिए। अच्छा, जब कंपेरेबल होगी तभी ये काम करेंगे। आप देखिए ना, कॉपर सल्फेट को आपने 1 मोलर कॉपर में रखा, वो कैथोड बन गया। जिंक को हाँ आपने जी। रखा, वो एनोड बन गया। तो ये तो उनके अपने बॉन्डिंग की एनर्जी और अपने मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है। ठीक। सर हाँ, ये जो आपने 66 लास्ट पेज पे रिएक्शन लिखा है 2Cu प्लस आउट Cu प्लस 2 प्लस, सर इसके अंदर जो N है वो 1 कैसे आया सर? एक कॉपर प्लस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस जिसने दिया, उसने जो वो 2 प्लस बन गया, जिसने गेन किया वो Cu बन गया। पर सर इससे जा तो 2 ही रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो। अरे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हो? यस सर। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बताना जरा मुझे तो। सर Cu प्लस तो 2 है तो आएंगे ना। 2 हैं तो दोनों में से दोनों Cu प्लस का बन क्या रहा है, पहले ये पूछो। सर Cu प्लस 2 और Cu तो अच्छा चलो, मान लो एक सामने मेरे Cu प्लस है, मैं Cu प्लस हूँ। एक कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें हम लोग, एक को Cu2 प्लस बनाने और एक Cu बनाने के लिए? ओके सर 1 करेंगे। फिर आगे बोलो। एक स्टेटमेंट थी, तो 60 stability of crystal is reflected in the magnitude of its रुक melting. जा पहले। टू 298 लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है 66। 6 में रिएक्शन नहीं आ रही क्या? CO2 ये अगर सब रिएक्शन लिख लेते तो आप शायद स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व कर लेते भाई। बॉक्साइट वाले मेथड में कार्बन डालोगे तो Al बनेगा और CO2 बनेगी। बैलेंस कर दो भाई। थ्री बाय टू लिख लो और उधर भी 3/2। कहाँ 3/2 बता रहे हो? CO2 को 3/2 अच्छा 3/2 लिख दें और इधर भी 3/2 लिख। 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब किसका अमाउंट दिया है? 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 270 kg डिवाइडेड बाय 270 मोल बन गया। kg था लिया। कार्बन एनोड कंज्यूम्ड भाई, कार्बन वेट अपॉन 12 हो गया इंटू 3/2 हो गया इंटू 2 हो गया। देखना जरा कितना आया। 90 kg। 90 kg यार। 90 kg आ गया भाई, थर्ड ऑप्शन। ये सब ठीक, इसका मतलब रिएक्शन सही है, लिख लो। हाँ प्रिंस क्या कह रहे थे, क्या स्टेटमेंट है?
permeability of crystal is reflected in the magnitude of its melting point. हाँ, और क्या Comment. वो तो आपके पास जितना ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। सर हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने पहले Al2O3 Al प्लस O2 में पढ़ा है, फिर C को O2 में ऐड करके उसको कंबाइन कर दिया। गलत तो नहीं है? बात तो एक ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तुमने मैथमेटिकली लिख लिया, लेकिन ऐसा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा नहीं दिख रहा। मैंने भी सब बिना रिएक्शन लिखे ही करा था। कैसे? उसने मेरे को बोला था ना कि मैंने एल्यूमिनियम मेटल बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे तुमको कैसे पता कि कार्बन का CO2 बनेगा? उसने लिखा है साइड में कि मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा है उसने साइड में क्वेश्चन में। गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिखा है? लिखा तो है। ओ हो, ठीक है, फिर तो मान लिया। मैंने तो फिर करंट ठीक, निकाल के सीधा ठीक उसमें ठीक 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 ठीक। मुझे लगा कि तुम CO2 बना कैसे रहे हो। ठीक है, आपने लिख दिया तो फिर 3/2 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है? क्या 3/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए तुम 3 से कर लो, इधर भी 2 कर दो, पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा बताना क्या बोला? अरे बैलेंस करने के लिए तुम चाहो तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। नहीं समझे? मैंने ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा था, फिर आंसर कैसा है? ऐसा ये कह रहे हो ना? हाँ जी, तो हाँ जी, सेम ही बात है। बात तो एक ही है। हाँ 47 पेज पे आना। 47 पे आ गया। 7 पॉइंट देखना। पॉइंट नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए फैराडे। वाला हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, तक इसका यूज कहाँ करेंगे हम? ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर लिखने को आ जाएगा तो क्या करोगे? डेफिनेशन के उस पे। हाँ, 1 नंबर में पूछा है ठीक है लिखने के लिए। सर, एनसीईआरटी में थे थोड़े। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बुकलेट कंप्लीट खत्म हो गया जी। ये बता दो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल का मतलब क्या है? हाँ, फेस सेंटर टेट्रागोनल होता है कुछ? मतलब हाँ, तो टेट्रागोनल क्या होता है भाई? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। अरे टेट्रागोनल का यार, पहले टेट्रागोनल तो समझाओ तुम। डायमेंशन बताओ उसकी। A is equal to B B और नॉट इक्वल टू C, इसका मतलब आप कहना ये चाहते हो कि ऊपर की फेस पे अगर मैं एटम को रखूंगा तो बाकी चारों फेसेस पे क्या सेम साइज का एटम एडजस्ट होगा? नहीं नहीं होगा। तो भैया नहीं फेस सेंटर टेट्रागोनल कैसे बनेगा? क्वेश्चन था, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर अरे इन वन मुझे पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम थोड़ा आगे बढ़ के बात समझो पहले, है ना? तुम ये मत समझो कि शेखर सर समझ ही नहीं रहे कि क्या बोल रहा हूँ क्या। अरे जो मैं कह जहाँ पहुंच रहा हूँ वहां तुम चलो। अगर मैं ये ग्रीन वाले एटम रखूंगा तो क्या इनकी डायमेंशन सेम आएंगी 6 के 6 फेस पे? हाँ जी। अच्छा, टेट्रागोनल भी बनाओगे A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू C में भी रखोगे और तुमको जो है बीच का वॉइड का साइज भी सेम मिलेगा। अच्छा जी, ठीक है, नहीं पहले सोच लो हाँ कि नहीं।
नहीं नहीं। तो जब तुम्हारे पास फेस नहीं सेम है, वाइड नहीं सेम है, तो एटम कैसे सेम हो सकता है? तो अगर आप कहते हैं कि टेट्रागोनल फेस सेंटर्ड है, मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे कोई जो एटम प्लेस किया गया है, सपोज दैट ए कॉर्नर पे था, बी आपके टॉप फेस सेंटर पे था, तो सी यहाँ पे रखा जा सकता है। ए और बी से कभी भी ये नहीं बनेगा। मतलब ए और बी जैसा एटम नहीं हो सकता वहां पे, क्यों? बी यहाँ भी एडजस्ट रहेगा, यहाँ भी एडजस्ट रहेगा। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाला सेम है ए इक्वल टू बी, लेकिन बीच वाली सेम नहीं है हाइट सी। फिर डायमेंशंस चेंज करोगे तो ऐसा हम चाहें तो वहां जाके लिख सकते हैं कि भाई इन टेट्रागोनल the second atom which is placed at the remain four faces other than must be different from the central atom of top and bottom face. समझे क्या? कॉर्नर लैटिस वाले हैं ये तो सेम हो सकता है ना? ये चारों तो सेम होंगे। नहीं, कॉर्नर 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 वाले। कॉर्नर का तो लैटिस बनाया है, वो कैसे पैक होगा अंदर? वो तो पैक ही नहीं होता, वो तो सिर्फ बीसीसी में हो। बीसीसी में ये तो फिक्स है कि वो उसके फेस पे जो रखा हुआ होगा, फेस सेंटर्ड वाले पे, वो उससे डिफरेंट होगा। ठीक है। और बोलो सर एनसीईआरटी है आपके पास? सीआरटी है नहीं, तुम बता दो। समझना था उसमें से, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है वैसे। अरे तुम ऐसे पढ़ दो। इसमें लिखा है कि इन गैल्वेनिक सेल external potential is applied and increased slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value of 1.1 volt. मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे जिंक प्लेट से सॉल्यूशन में आता था और अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया तो वो वापस प्लेट में जाएगा और तब तक जाएगा जब तक हम पोटेंशियल 1.1 वोल्ट तक, मतलब इससे ज़्यादा नहीं देते। हम उसको तब रोक पाएंगे जब 0.1 वोल्ट तक पहुंच जाएंगे, तब जाकर के हम प्लेट से रिलीज होने वाले जेडएन को रोकने में कैपेबल होंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन और प्लेट के बीच का 1.1 वोल्ट का डिफरेंस आया है। हाँ जी। तो 1.1 वोल्ट का जब हम डिफरेंस जो है बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कंपनसेट कर देंगे तो रिएक्शन सीज्ड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है। और इसके आगे है कि when the reaction stops altogether and no current flows through the cell and any further increase in the external potential again starts the reaction but in opposite direction. ये क्योंकि अगर जो है इससे ज्यादा पोटेंशियल बाहर से दे दिया तो जहां रिडक्शन हो रहा था वहां ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां रिडक्शन शुरू हो जाएगा। चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी के समय हमने यही बात की थी। हाँ जी। ठीक। और it now functions as an electrolytic cell. बिल्कुल, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा क्योंकि अब वो चार्जिंग का काम लेने लग गया, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर होने लग गई। ठीक है। ये एक क्वेश्चन था कि हमें ना प्रेडिक्ट करने थे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो पहला पार्ट था कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। एकदम सही, वही बात पूछ रहे हो जो मैंने अभी कहा था। ऑक्सीजन निकलेगी NO3 से कम, वो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, वो सिल्वर पक्का का है। इलेक्ट्रोड लगाओगे AgNO3 में तो ये अटैकिंग इलेक्ट्रोड हो गया। हाँ, ये वाली यही पूछना था मेरे को। तो ये अटैक बन गया सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन, सिल्वर का ही रिडक्शन, जैसा हमने कॉपर का केस लिखा था। हाँ फिर ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ इसलिए निकलेगी क्योंकि ये अटैकिंग इलेक्ट्रोड का केस है।
बिल्कुल, सिल्वर इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। हाँ, लेकिन अगर इसी की जगह प्लेटिनम की लगा देंगे तो वहां पे नहीं होएगा, वो नेक्स्ट बिल्कुल पार्ट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी ठीक है। लोग इस बात को समझो, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है शायद, लास्ट ईयर। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसके पूछा गया बोर्ड में, स्कूल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव में, हर जगह उसने इस बात को क्वेरी किया कि क्या आप ये समझते हो कि हम प्लेट, मेटल की प्लेट बदल दें तो नेचर बदल जाएगा, कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दें, सिल्वर का लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में सीधा जुड़ा हुआ है 3 पार्ट से, कॉपर, सिल्वर, निकल, 3 की हम इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग कराते हैं, जिसमें वो एज एन अटैकिंग इलेक्ट्रोड काम करते हैं। ठीक है, लोग बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। बाकी लोग, अंकुश तो सुनाई नहीं पड़ा आज, अंजलि, आदेश, तुम लोग के तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने आज। अनुराग, रांची, अर्जुन, अर्जुन तो बहुत देर से बात कर रहा है, अश्विनी, भूमि, चेतनप्रीत, बोलो जरा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कुछ करो, पता लगे कौन तुम्हारी बात शुरू है। चेतनप्रीत, ध्रुविका, ध्वनि, यस सर। कहाँ गायब हो तुम लोग भाई, कुछ कभी बोल भी दिया करो। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन भी पूछ लो। चलो भाई, कहाँ पहुंचे, और क्या बताना है। एम कैप, अच्छा एम कैप, हाँ बुकलेट में है कुछ और। तो एक क्वेश्चन सुनना है दोबारा, हाँ हाँ, पेज 15 पे आना, पेज 15 पे, इसी वाले पे ना, क्वेश्चन 9, ये एक्सरसाइज वाला। पेज 15 पे क्वेश्चन नंबर 9 वाला कह रहा है कि भाई फैराडे तो भेज ही रहे हो आप, 1 भेजो चाहे 2 भेजो चाहे 3 भेजो चाहे 4 भेजो, रेशियो तो वही होगा। ठीक है, अगर रेशियो सेम रहेगा तो मैं तो इन सारे क्वेश्चंस को 1 फैराडे ही मान के चला जाता हूँ। 1 फैराडे मानूंगा तो Ag का 1 मोल हो जाएगा। यस सर। अच्छा, कैडमियम का 1/2 मोल हो जाएगा। यस सर। एल्युमिनियम का 1/3 हो जाएगा। Pb का 1/4। Pb का 1/4 हो जाएगा। अच्छा, किसी भी रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते थे, कितना आ गया? 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। मतलब अगर हमें मान लेना कि 1 फैराडे है, फिर हम कर देंगे, ठीक है। अब 2 फैराडे लाते तब भी यही रेशियो तो आता। इस रेशियो तो सेम ही रहता। ठीक है, ओके सर। ठीक, और बोलो सर एक लाइन थी एनसीईआरटी में। हाँ हाँ पढ़ दो। When electrolytes are dissolved in water, they furnish their own. जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस को डोनेट करता है, मतलब देता है, फर्निश करता है, प्रोड्यूस करता है, जो भी कहना चाहे। फर्निश मतलब डोनेट। हाँ, फर्निश मतलब बनाना, देना। ठीक है, और उसके पिछले वाले पेज पे ये देखा है इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिंग पॉलीमर्स। कुछ पॉलीमर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कंडक्टर का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में टेम्परेचर, इसके अंदर और भी लिख रखा है ये पॉलीएसिटाइलिन व्हेन एक्सपोज्ड टू वेपर ऑफ आयोडीन एक्वायर मेटालिक लस्टर वगैरह। अब ये याद करने के एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन दिए जा सकते हैं, रखना पड़ेगा इनको। अभी तक कहीं दिखे नहीं ना। नहीं दिखे।
एक क्वेश्चन था 10 concentrated solution of CuSO4 is electrolyzed 10 using ग्राम ऑफ fairly concentrated solution of CuSO4 CuSO4, हाँ, using a 0.01 Faraday charge of electricity. Electrolyzed 0.01 फैराडे हो गया, हाँ। weight of solution after electrolysis निकालना है. अरे इतना फैराडे चार्ज भेजा तो इतने फैराडे से कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ? 0.01 70 ग्राम. इक्विवेलेंट हाँ जी. ना, इतने इक्विवेलेंट का वेट कितना हुआ? 0.3170 आ रहा है. आंसर 9.75 कुछ आ रहा है, लेकिन आंसर इन्होंने 9.6 दे रखा है. पास का फिगर है या बहुत दूर का फिगर है? मतलब ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे एक 9.6 है, एक 9.75 है. तुम्हारा मतलब यहाँ से हमारा कितना है? 3.175 ना, 0.375, 0.75 ना, तो 10 से माइनस करो, कितना आया? 9.68 हाँ जी. लगभग। ठीक है. तो तुम्हारा ऑप्शन क्या क्या है? 9.6, 9.75 और 10. तो फिर 9.6 को टिक कर दो। एम कैप्स उठाऊं? सर हाँ जी. पोटेंट डायोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? पोटेंशियोमीट्रिक, हाँ जी. पोटेंशियोमीट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड टाइट्रेशन. ये कहाँ मिल गया? एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सर ये लिख रखा है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर product equilibrium constant and other thermodynamic property and for potent diametric ये टाइट्रेशन जो भी. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा देते हैं तुमको, है ना? पढ़ा. अरे डायरी कहाँ से? ये वाली कौन सी है? पोटेंशियोमीट्रिक, पोटेंशियो, ये भी करवाओगे? ना ये अंदर आप कहते हो कि सब स्पेसिफाइड सेल्स को जब हम मेंशन करते हैं तो उसी को पोटेंशियोमेट्रिक कहते हैं। उसमें कर क्या रहे हैं ये बात बताना जो है कौन कराता है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। चीज वही है, एप्लीकेशन बेस्ड। तो उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो पढ़ा देंगे, कह रहा हूं। कौन सा एम कैप? एम 7 आ गया। Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन किलोजूल पर मोल वैल्यूज एट 298 केल्विन फॉर Ag plus Cl minus and AgCl आर दिस वन रेस्पेक्टिवली, सम्मान के साथ। फॉर द गिवन तो निकालना था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE. ना NFE नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT/ln K यूज करो। Okay, sir. तो K की जगह हम चाहें तो KSP लिख सकते हैं और डेल्टा जी फॉर प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है ना? Yes, sir. ठीक, और बोलो। इसी में सर क्वेश्चन नंबर 4 है। X1 पहले वाले का, X2 दूसरे वाले का और E0 तीसरे वाले का। तो फिर हम
टारगेट रिएक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? पहले वाले को रिवर्स करेंगे और दूसरे वाले में ऐड कर देंगे, है ना? Yes, sir. तो तो फिर रिवर्स इसमें करेंगे तो x2 माइनस में चला जाएगा 2x2 माइनस x1। भाई E03 इक्वल टू N1 E01 N2 E02 बाई N3। Yes, sir. तो N1 अपना हो गया 1 और E0 हो गया माइनस x1, क्योंकि प्रोसेस रिवर्स कर दिया आपने। Yes, sir. तो माइनस x1 2x2 रहा ही, बस ये आ गया बाई 1। लिख के बताऊं पिया खुशी? हो गया सर, हो गया। ठीक ठीक ठीक। और बोलो। सर हाँ, ये जो फ्यूल सेल उसको हम ये पोल्यूशन फ्री क्यों कहते हैं? पॉल्यूशन फ्री क्यों नहीं रहे हो आप? तो इवन गैसेस ले करके और वो प्योर वाटर इवॉल्व कर रहे हो। मतलब सिर्फ इसी को हम पोल्यूशन फ्री कहेंगे क्या, और भी है कोई? यही ग्रीन केमिस्ट्री थी, मतलब इधर हम जाना तो चाह रहे थे, लेकिन अभी बस वही है कि बीच में हिंड्रेंसेस हैं कि हमारे पास कभी कॉस्ट आती है, कभी बाकी चीजें आती हैं। नाइन्थ में है फैब्रिकेटेड क्या होता है? नाइन्थ में क्या है? क्वेश्चन 7 में ना? नहीं, एम कैप 9 में। कैप 9 में। उससे पहले कोई है? चलो 9 पे आ गया मैं, बताओ। 6 इसका आंसर नहीं निकल रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 6th कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 एक्वस विद हाई चार्ज डेंसिटी। अरे ये तो अपना वो वाला केस है, H2H2O8 वाला। हाँ जी। वो कह भी रहा है H2H2O8 is formed as byproduct in such electrolysis 44.8 लीटर H2। ओहो, सब कुछ तो दे दिया, फिर क्या नहीं आ रहा भाई? भाई मेरे पास 44.8 लीटर H2 मतलब, पहले मतलब समझाओ। 4 ग्राम 4 इक्विवेलेंट, सीधी बात। 4 फैराडे। भाई 4 फैराडे चार्ज आपने किधर यूज कर लिया? कैथोड पे। उनमें से O2 कितना खाया? अंदर लीटर मतलब